हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने क्लास 7th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। आई होप आप सबको वो क्लियर होगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आए, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है इसकी फर्स्ट पार्ट की, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ वीडियो अवेलेबल है। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. कहते जो 1000 years की स्टडी है, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 700 and 750, जो इन 1000 years के बीच में स्टडी है, उस स्टडी को करना हमारे हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बहुत टाइम चेंज हुआ है, बहुत कुछ हुआ, बहुत डेवलपमेंट्स आई, न्यू टेक्निक्स आई। उन सबको डिस्कवर करना, उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारे हिस्टोरियंस के लिए। एट अ डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। इन पीरियड्स में न्यू टेक्नोलॉजीज आई जो हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक द पर्शियन व्हील इन इरीगेशन। सबसे पहले इरीगेशन में पर्शियन व्हील यूज़ किया गया। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, एक स्पिनिंग व्हील की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, जिससे वीविंग की जाती थी, कपड़े बुने जाते थे। एंड द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और फायर आर्म्स थे जो कुछ उन्होंने वो बनाए, वेपन्स वगैरह जो यूज़ किए जाते थे। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। न्यू खाना था जो खेती की गई, बेवरेजेस पीने वाली चीज़ें आई न्यू, वो सब कॉन्टिनेंट में वो टाइम टू टाइम आई, लाइक अ पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। ये सब न्यू चीज़ें अक्कर हुई इसमें। रिमेंबर दैट ऑल दोज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स, इन सब चीज़ों को याद रख के कि न्यू इनोवेशंस हुई, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, न्यू क्रॉप्स खेती हुई, कम अलॉन्ग विद पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद दैम एज वेल। लोगों के बीच में जो थे, इन सब चीज़ों को करने के आइडिया किन में आए? लोगों को आए। ठीक है, लोगों ने आपस में डिस्कस किया और ये सब इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी और जो क्रॉप है, ये सब आए। एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर चेंजेस। इस पीरियड को हम नाम दे सकते हैं इकोनॉमिक पीरियड। इकोनॉमिक मतलब पॉलिटिकल पीरियड, सोशल पीरियड, कल्चरल चेंजेस। इन सब में इकोनॉमिकली इन्होंने क्रॉप्स, जैसे खेती का इन्होंने सिर्फ खाने पीने के लिए की होगी, नहीं, जो खेती की होगी उसको मार्केट में ले जाके बेचा भी होगा। पॉलिटिकल सिस्टम, सरकार भी बनी होगी। कुछ इनकी जो सोसाइटीज़ हैं, जो इनकी एक मेंबर है, उन्होंने अपने ग्रुप बनाए होंगे, डिस्कस किया होगा वहाँ बैठ के कि हमें कैसे क्या करना है। तो बहुत सारे कल्चर चेंजेस आए, इनके जो कल्चर थे, कैसा मतलब उस टाइम सब करते थे, ये सब हमें देखने को मिलता है। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस चेंजेस इन चैप्टर 5th, 6th एंड 7th। इन सब चेंजेस के बारे में हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो चैप्टर 5th, 6th एंड 7th के बारे में पढ़ेंगे। This was also a period of great mobility. Groups of people travel long distance in search of opportunity. यहाँ पे और एक और बड़ा चीज़ देखने को मिलता है कि इन पीरियड्स के बीच में लोगों के झुंड होते थे, लोगों के ग्रुप्स होते थे जो बहुत दूर दूर तक सफ़र करते थे। सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ करने के तलाश में, कि कुछ एरिया से जहाँ खेती अच्छी होती थी, उनको ये था कि हम वहाँ जाके खेती शुरू करेंगे, एग्रीकल्चर शुरू करेंगे, वहाँ जाके इस फसल की वो करेंगे, हम खेती करेंगे। तो ऐसे वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी में वो लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रैवल करते थे। द सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ इन लोगों को दिखा कि हम कुछ कर सकते हैं, वहाँ जाके ये लोग बस गए। One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra. एक इनमें ग्रुप था जो वो बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट था उस पीरियड में। उस ग्रुप का नाम था राजपूत। जो राजपूत वर्ड है वो राजपुत्रा से ड्राइव हुआ है। द सन ऑफ अ रूलर, एक रूलर का बेटा। बिटवीन द एज का मीनिंग है द रूलर, द बेटा। द बिटवीन द 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. बिटवीन 8th एंड अगर 40th सेंचुरी के बीच में देखते हैं, ये टर्म थी, ये टर्म किनको अप्लाई होने लगी, किनको बोलने लग गए? ग्रुप ऑफ वैरियर्स के ग्रुप को,
जो अपने आप को क्षत्रिय बताते थे, क्षत्रिय कास्ट का स्टेटस देने लगे, अपने आप को क्षत्रिय बताने लगे। द टर्म इंक्लूडेड not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the army of different monarchs all over the subcontinent। ये टर्म सिर्फ रूलर्स के लिए या शेफियंस के लिए नहीं थी, ये सभी सोल्जर्स, सभी आर्मी, जो सिपाही या कमांडर्स थे, जो आर्मी में, जो सेना में भर्ती होते थे डिफरेंट मोनार्क्स में, जितने भी सब कॉन्टिनेंट, सब इलाकों में थे, उनके लिए क्षत्रिय वर्ड यूज़ होने लगा। अ चिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, extreme valor and a great sense of loyalty were the quality attributed to Rajputs by their poets and bards। इनको एक था कि ये बहुत सच्चे होते थे और इनकी ये सब जो क्वालिटीज़ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। जो उस टाइम के पोइट्स थे, जो इनके बारे में लिखते थे, कविता लिखते थे या इनके बारे में कुछ लिखते थे, वहाँ से हमको इनकी क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द अदर ग्रुप्स थे लोगों के, उनको बोला जाता था मराठाज, सिख्स, जाट, होम एंड कैशथास, अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। ये स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज की कास्ट थी। एंड आल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू केम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, और ऐसे एज में एक पॉलिटिकली होना बहुत ज़रूरी था। अब इतने सारे ग्रुप्स बने तो पॉलिटिकली एक सरकार भी तो बनेगी, एक मेंबर्स बनेंगे, इनकी जो है सोसाइटीज़ बनेंगी जहाँ ये अपनी अपनी कास्ट के सभी इश्यूज डिस्कस करेंगे। ओके जो इन सब में से फेमस था जो ग्रुप वो था राजपूत ग्रुप्स। और आप ऊपर फिग में देखिए, आपको पर्सियन व्हील जो हमने इरिगेशन में बताया था यूज़ करने के डिस्कवर हुआ था, ये उसकी पिक है। ये पर्सियन व्हील है जो इरिगेशन में यूज़ किया जाता था, जो खेती बाड़ी में यूज़ किया जाता था खेती करने के लिए। नेक्स्ट, थ्रू दिस पीरियड there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others। उस पीरियड के थ्रू एक ग्रेजुअल चेंज आया कि जितने भी जंगल थे उनको क्लियर कर दिया गया, साफ़ कर दिया गया, पेड़ काट दिए गए और उस जंगलों की जगह को एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया गया। ये बहुत ज़्यादा मतलब फास्टली किया गया सब कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फास्टली हुआ ये सब कुछ। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। इस हैबिटेट के कारण, फॉरेस्ट ख़त्म होने के कारण जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट में रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोग थे, उनको माइग्रेट होना पड़ा, एक जगह से अपनी दूसरी जगह जंगलों में जाना पड़ा। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम अ पीजेंट्स। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लैंड को टिलिंग कर मतलब बाना शुरू किया और पीजेंट्स थे, मतलब वो एक किसान बन गए, उन्होंने अपने अंडर भी कुछ बंदे रखे काम करने के लिए। These new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets। जितने भी पीजेंट ग्रुप थे वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे एक रीजनल मार्केट से, शेफियन से, प्रिस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। ओके यहाँ पे पीजेंट्स ग्रुप बनने स्टार्ट हुए। दे बिकेम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स। ये किस चीज़ के पार्ट थे? जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ थी, जो मेंबर्स की सोसाइटीज़ बनती थी और उनको मतलब कि टैक्स पे करने पड़ते थे इनको, और जो गुड्स या सर्विसेज थे, जो चीज़ें होती थी या कोई सर्विसेज थी, अपनी लोकल लॉर्ड्स को इनको देनी पड़ती थी। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंगस्ट पीजेंट्स। तो ये कुछ इकोनॉमिकल एंड सोशल डिफरेंस इनके अंदर जो पीजेंट्स के मतलब कि अमंग थे वो प्रेजेंट हो गए, पैदा हो गए। सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर आल्सो केप्ट कैटल एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। कुछ जो पीजेंट्स ग्रुप थे उनके पास ज़मीन थी, कुछ थे उनके पास कैटल थी, गाय वगैरह थी जिनसे वो खेती करने यूज़ करते थे, एंड कुछ आर्टिसनल ग्रुप्स थे जिनके पास मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सिर्फ खेती का ही काम करते थे और उनकी खेती सिर्फ ऐसी थी कि सीजन्स पे डिपेंड होती थी। As society became more differentiated, people were grouped into जातिज और सब कास्ट and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation। धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी जातियों को देखते, जो इनके काम था उसको देखते हुए अपने आप को जातियों और सब कास्ट में बांटना शुरू कर दिया, और जो अपने बैकग्राउंड से वो देखते हुए अपने आप को जातियों में बांट लिया अपने काम के हिसाब से। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली and varied according to the power, influence and resources controlled by the member of the जाति। रैंक्स इनके परमानेंटली नहीं होते थे, इनके फिक्स नहीं होते थे, वो वैरी करते थे अकॉर्डिंग टू इनके पास क्या चीज़ है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितने पावरफुल हैं ये। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। ऐसा नहीं था कि
जो लाइक एक जो सब कास्ट है वो एक एरिया में ज़्यादा पावरफुल है तो वो दूसरे एरिया में पावरफुल होगी, नहीं ऐसा नहीं था। वो एरिया टू एरिया वेरी करता था कि उसके पास कितने चीज़ें हैं, कितने सोर्सेज हैं, कितने सोर्सेज जिससे वो काम कर सकता है। जातिस फॉर्म्ड फ्रेम देयर ओवन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जो जातिस थी उनकी अलग अलग मेंबर्स, एक सोसाइटी बनी उनकी, और उनमें हर एक जाति ने अपनी जातियों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए। दिस रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। उन जो उनकी जो मेंबर्स, जो उनकी सोसाइटी बनती थी उसमें जो एल्डर्स थे उनको हेड बनाया जाता था। डिस्क्राइब इन सम एरिया एज ए जाति पंचायत, जिन्हें जाति पंचायत का नाम दिया गया। बट जातिस वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। लेकिन जो जाति थी उनको फिर भी जो अपने गांव के रूल्स थे उन्हीं को फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय शेफ्टियन। कुछ विलेजेस को जो रूल करते थे, जो चलाते थे, वो शेफ्टियंस थे। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। ये एक मतलब स्टेट के स्मॉल यूनिट होती थी, ओके, जो सबको मतलब गवर्न करती थी, ओके। एंड बॉक्स पढ़ते हैं हम। हैबिटेट, व्हाट इज़ अ हैबिटेट? रेफर्स टू द इन्वायरमेंट ऑफ ए रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ इट रेसिडेंट्स। कोई एक ऐसा रीजन, कोई एक इलाका जो वहाँ के जो लोग हैं उनका किस टाइप का लाइफ स्टाइल है, कैसे रह रहे हैं, क्या करते हैं, उनका खान पान, कल्चर, उस चीज़ को हैबिटेट बोला जाता है। ऑफ द टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर चेंजेस described in this section, which do you think were more significant in the town or village in which you live? ये सब चीज़ों को देखते हुए आप अपने विलेज या टाउन के बारे में क्या सोचेंगे कि आपके जिस विलेज टाउन में आप रह रहे हो आज, तो वहाँ क्या क्या ज़रूरी है। ये आपका होमवर्क है, आप सोचिए और लिखिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलाज, बड़ी बड़ी स्टेट्स लाइक अ चोला स्टेट, जो हम चैप्टर 2 में स्टडी करेंगे इसके बारे, तुगलक्स चैप्टर 3 में और मुगल्स चैप्टर 4 में इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनकपस्ट मैनी रीजन्स, ये सब अपने अलग अलग इलाकों में रहते थे। संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रहस्ती, संस्कृत प्रहस्ती, इसका हम चैप्टर 2 में एक एग्जाम्पल देखेंगे। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबान, इसने जो दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन, उसकी बहुत ज़्यादा परहेज़ की थी। ये जो गयासुद्दीन बलबन था, इसका जो राज था वो 1266 और 1287 के बीच में चला था। एक्सप्लेन दैट ही वाज अ रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल गौड़ा इन द ईस्ट टू गजनी गजाना इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूड ऑल ऑफ साउथ इंडिया द्रविड़ा। इसके बारे में ये बोला गया है कि जो गयासुद्दीन था ये बहुत बड़ा रूलर था, बहुत बड़े राज का रूलर था, राजा था, जो बहुत बड़ा एम्पायर था इसके अंडर आता था। वो एम्पायर कहाँ से था? बंगाल, ईस्ट में जो बंगाल था इसको गौड़ा बोला जाता था, वहाँ से लेके गजनी जो गजाना है अफ़गानिस्तान में है वेस्ट में, ये इलाका इसके अंडर आता था। यहाँ से लेके सारा यहाँ तक का जो इलाका था एंड इंक्लूडेड साउथ इंडिया, जो द्रविड़ा बोला जाता है, साउथ इंडिया भी इसके अंडर आता था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स के लोग गौड़ा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लैड बिफोर हिज आर्मीज। इन सब ने इसकी आर्मी के आगे घुटने टेक दिए थे। ये बहुत बड़ा एम्पायर था। हिस्टोरियंस regarded this as the exaggerated claims of conquests. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to having control of different part of the subcontinent. मतलब कि ये इसने बहुत ज़्यादा जो रूलर्स थे उनको हराकर उनका जो एरिया था, उनका जो रीजन था, उसके ऊपर अपना हक जमा लिया था, क्योंकि जो इसकी आर्मी थी वो बहुत पावरफुल थी। आपको मैप में दिखाया गया है प्रोविनेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक रियाइन अकॉर्डिंग टू द इजिप्टियन सोर्स मसलिक अल एप्सियर एफआई। ये इजिप्टियन सोर्स है एक मसलिक अल एप्सियर एफआई, इसमें हमें पढ़ने को मिलता है इसके बारे में। ममालिक अल अमसर ऑफ शिबादिन उमराई, जो ये है इजिप्टियन सोर्स है जिसमें हमें मोहम्मद तुगलक के बारे में जो है पढ़ने को मिलता है कि इसने कितने ज़्यादा इलाकों में अपना राज जमाया हुआ था। ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ये टर्म्स दी गई हैं इसके नीचे एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट स्विस्तन, सेकंड क्यूच, मुल्तान, तो ये सभी एरियाज हैं जहाँ पे इसका कंट्रोल था। नेक्स्ट पेज, लैंग्वेज एंड रीजन। In 1318, the poet Amir Khusrau noted that there was a different language in every region of this land.
1318 में एक पोइट था अमीर खुसराओ, वो बहुत फेमस पोइट रहा अपने टाइम का। उसके बारे में हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसने एक चीज़ नोट की कि जैसे जैसे वो एक रीज़न से दूसरे रीज़न में जाता तो उसे देखने को मिला कि हर रीज़न की अपनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज थी। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वारसमुद्री इन साउथर्न कर्नाटका, ये साउथर्न कर्नाटक में बोले जाने वाली थी। लैंग्वेज तेलंगनी, ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी। गुजारी गुजरात की, मलवारी इन तमिलनाडु, गौरी ये बंगाल की थी, एंड अवधी ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली थी। एंड हिंदवई जो दिल्ली के अराउंड जो एरियाज थे वहाँ बोली जाने वाली लैंग्वेज थी। ये सब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज थी जो अकॉर्डिंग टू एरिया बोली जाती थी। Amir Khusrau went on to explain that in contrast to these languages and there was Sanskrit which did not belong to any region। अमीर खुसराव ने इन सबको एक्सप्लेन किया डिटेल में, लेकिन था कि जो संस्कृत थी वो किसी भी रीजन को नहीं बिलोंग करती थी, बिकॉज क्या रीज़न था, इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो, इट्स ओनली द ब्राह्मण्स डू। ये बहुत पुरानी लैंग्वेज थी, इसलिए वहाँ के जो आम लोग थे, कॉमन पीपल थे, वो इनको नहीं जानते थे। सिर्फ जो ब्राह्मण्स थे, जो पंडित थे, उनको सिर्फ ये लैंग्वेज आती थी। Make a list of the language mentioned by Amir Khusrau. Prepare another list of name of language spoken today in the region he mentioned। आप एक लिस्ट बनाइए जो अमीर खुसराव ने जैसे लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताया है, ऐसे आज के टाइम में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उस लिस्ट में सब लैंग्वेजेस को नोट किए। इससे आपकी बहुत नॉलेज गेन होगी, आपको पता लगेगा कि आज कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। By 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and culture characteristics। हमने देखा कि हर एक रीजन की अपनी अपनी लैंग्वेज, अपना अपना कल्चर है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। आप इसमें इनके बारे में सब डिटेल चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। देवर आल्सो स्कॉइड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, तो वहाँ पे कैसे कैसे राज हुए, किस किस का राज आया, कैसे राजा थे, कौन आए, उन्होंने कैसे रूल किया। देयर वॉज ए कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस स्टेट्स, सभी स्टेट्स के बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट रहता था, इशूज़ रहते थे। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलास, खलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज अ पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स। जो ये चोलास, खालजी, तुगलक और मुगल्स थे, इन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े राज थे बनाए थे। ओके, इन्होंने एक रीजन से दूसरे रीजन पे पूरा हक जमाने की कोशिश की थी। नॉट ऑल दिस एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, लेकिन इनके जो सभी एम्पायर्स है सभी सफल नहीं हुए थे, कुछ कुछ राजा थे जो इनके बहुत सफल हुए थे। कंपेयर फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 चैप्टर 4 में आपको देखने को मिलेगा इसमें। और जो खलजी मुगल डायनेस्टीज़ हैं उनके रूल्स, उनके ड्यूरेशन, कितने टाइम तक उन्होंने, कितने सन से कितने सन तक उन्होंने रूल्स किए, कैसे किए, ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको स्टडी करने को मिलेगा। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states। जब मुगल एम्पायर, जो मुगल राज था, जो 18th सेंचुरी में ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद कुछ रीजनल स्टेट से री एमर्जेंस होने लग गई, आपस में मिलने लग गई। बट आप इसके बारे में चैप्टर 10 में स्टडी करेंगे। बट ईयर ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर द करेक्टर ऑफ द रीजन्स, लेकिन इन रीजन्स का एक प्रॉब्लम आया कि सबके अपने अपने कल्चर, लैंग्वेजेस अलग थी। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर दैम। This was the apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realm of governance, the management of the economy, elite cultures and languages। जब इनके ऊपर रूल करने की बारी आई तो इनमें कुछ बिग एंड स्मॉल स्टेट से जो रीएमर्जेंस हुई, फिर इनका रोला डला कि कैसे रूल करेंगे, क्या गवर्नमेंट बने, क्या इकोनॉमी हो, क्या कल्चर्स फॉलो किए जाएँ। For 1000 years between 700 750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness। 1000 year लाइक 750 के बीच में से कुछ रीजन्स आपको ऐसे देखने के मिलेंगे जो इस आइसोलेशन में नहीं आए। कुछ छोटे रीजन्स थे जो बड़े रीजन्स में आके इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, बिकॉज वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को भूलना नहीं चाहते थे, और ना ही वो चाहते थे कि ऊपर कोई बड़ा रीजन आके रूल करे। ओके, हमें आज तक यहाँ तक ही स्टडी करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं हमें से, मैं नेक्स्ट वीडियो के डाउट को क्लियर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।